गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मिस्टर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार एससीईआरटी कक्षा 9वीं की पुस्तक हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति इसका पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पहला पार्ट इसका ऑलरेडी डाल दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लें, उसको देखने के बाद ही ये आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके पहले की जितने भी वीडियो हैं आप लोग देख लें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। और आप लोग अगर कंटिन्यूअस बने रहेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर अगर बीच बीच में छूट जाता है तो वो कंटिन्यूटी हमेशा ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे जैसे बौद्धिक, मतलब इस फ्रांस की क्रांति में जो बौद्धिक विचारक थे उसमें एक बौद्धिक विचारक छूट गया था, उसका नाम है दिदरो। दिदरो उस दिन छूट गया था, ठीक। तो दिदरो दिदरो की रचना क्या थी? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, इसको हिंदी में कहते हैं बृहद ज्ञानकोश, ठीक है। उस दिन ये छूट गया था कि मतलब दिदरो की रचना किसने की थी? दिदरो ने किसकी रचना की थी? इंसाइक्लोपीडिया, उसको हिंदी में कहते हैं बृहद ज्ञानकोश, ठीक। अब उसी तरह जैसे मुक्त व्यापार होता है जिसे लेसेस फायर कहते हैं, मुक्त व्यापार, ठीक। मुक्त व्यापार, इंग्लिश में इसको कहते हैं लेसेस फेयर या फायर बोल सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जानिए कि मतलब मुक्त व्यापार को किसने दिया था, ठीक है। मुक्त व्यापार का जन्मदाता कि एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक। एडम स्मिथ जो था वो किसका, इसको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक। अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक। ये मुक्त व्यापार का समर्थन किया था, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसे दो कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मुक्त व्यापार का समर्थन किया था? उसमें थे क्वेंजो और तुर्गो। क्वेंजो क्वेंजो और तुर्गो, ठीक। तो फिर हमने क्या बताया कि बौद्धिक विचार में जैसे कुछ लोग बच गए थे, तो उससे जैसे दिदरो की पुस्तक का क्या नाम है? इंसाइक्लोपीडिया बृहद ज्ञानकोश, ठीक। मुक्त व्यापार को देने वाला कौन था? एडम स्मिथ, इसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि मतलब फ्रांसीसी क्रांति में कौन थे जो मुक्त व्यापार का समर्थन करते थे? तो क्वेंजो और तुर्गो ये अर्थशास्त्री थे। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? कहाँ के थे? ये फ्रांस के, ठीक है। ये फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। क्वेंजो और तुर्गो ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया था, ठीक है। अब आइए, अब इसके आगे देखते हैं। विदेशी विदेशी घटना का प्रभाव, ठीक है। उस समय कौन कौन सी ऐसी विदेशी घटनाएं हुई थी जो फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित की थी, ठीक है। तो इसमें एक आता है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक। ये कब हुई थी? इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो 1688 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1688 ईस्वी में, ठीक। विदेशी घटनाक्रम का जो प्रभाव है उसमें हम पहले क्या देखते हैं कि मतलब इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इसी में एक आता है कि मतलब अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति, ठीक। प्राप्ति, अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 4 जुलाई 1776 को, 1776 को, ठीक। अब इसमें जो था वो लफायते के नेतृत्व में, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो है
भाग लेती है। ठीक है, तो जब लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो है अमेरिका को स्वतंत्र कराने में भाग लेती है, तो इसी मतलब फ्रांस ये आके लफायते जो है वो फ्रांसीसी सेना फ्रांस के लोगों को प्रभावित करता है कि मतलब अमेरिका में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और निरंकुश सत्ता की समाप्ति जैसे नवीन विचारों का उदय हुआ है। ठीक, उसी से प्रेरित होकर ये लोग क्रांति के लिए क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक, अब ये आगे, अब जैसे फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जो है कुछ घटनाक्रम है। ठीक, कि मतलब कब कौन कौन से डेट है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है 5 मई 1789। ठीक, इस डेट पे क्या हुआ था, उसी के आगे आप जाएंगे 5 मई, उसके बाद 20 जुलाई, नहीं 20 जून 1789, 20 जून 1789, और उसके आगे आएंगे 14 जुलाई 1789। ये 3 डेट जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में बड़े अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी को क्या हुआ था, स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, स्टेट्स जनरल की बैठक। ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। इसमें जैसे हमने बताया था कि फ्रांस का जो समाज है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहले पे पादरी आते हैं, फर्स्ट पे पादरी थे। ठीक, सेकेंड पे अभिजात या कुलीन, इन्हीं को कहते हैं अभिजात या कुलीन कहते हैं, और थर्ड पे आते हैं परिवार, या इसी को 40 लाख बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे जब 5 मई 1789 ईस्वी को जो स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि संसद की बैठक होती है, उसी तरीके से स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। ठीक, ये समझिए कि मतलब ये लोग चुने जाते थे, स्टेट जनरल के जो हेड थे, लेकिन वहां पे सर्वे सर्वा राजा बना बैठा था। ठीक है, तो स्टेट जनरल की बैठक कितनी वर्षों बाद होती थी, 175 वर्ष बाद हुई, 175 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, इसके पहले हुई थी सन 1614 में। ठीक, 1614 से 175 वर्ष बाद 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक होती है। ठीक, इसमें पादरी कितने लोग भाग लेते हैं, 300। ठीक, अभिजात और कुलीन 300, और ये लोग 600 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक हुई है, कितने वर्षों बाद, 175 वर्ष बाद। उसके पहले कब हुई थी, 1614 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब उसमें जैसे जो फ्रांस का समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी, अभिजात और परिवार, या 40 लाख इसको कहते हैं। ठीक है, पादरी लोग कितने थे, 300 थे, अभिजात या कुलीन 300 थे। ठीक, और परिवार या 40 लाख की संख्या 600, मतलब इतने लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो इसमें क्या था कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार था। ठीक है, तो जी ये जो परिवार या 40 लाख थे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी में थी, इन्होंने सबको मतदान देने की बात की। परिवार या 40 लाख के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको सब जितने भी लोग एकत्रित हुए उन सबको मतदान देने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर राजा ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद आ जाइए 20 जून जो है 1789 ईस्वी में, वहीं पे जो है क्या नाम है, कोर्ट मैदान होता है। ठीक है, वहां पे तीसरे स्टेट के लोग एकत्रित होते हैं। ठीक, और ये जो कोर्ट मैदान में जितने भी लोग एकत्रित होते हैं वो अपने आप को स्टेट जनरल घोषित कर देते हैं, यहाँ स्टेट जनरल घोषित कर देते हैं। ठीक, कि नहीं हम ही स्टेट जनरल है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में राजा के निरंकुश सत्ता का जो प्रतीक होता है, बास्तिल दुर्ग। ठीक है, बास्तिल दुर्ग। ठीक, ये एक तरीके की जेल होती है। ठीक है,
जहाँ पे कैदी लोगों को, जो मतलब स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनको बास्तिल दुर्ग की जेल में जो है बंद किया रहता है। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल की दुर्ग को, दीवार को गिरा दिया जाता है। ठीक, दीवार गिरा दिया गया। ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल दुर्ग की जो दीवार होती है उसको गिरा दिया जाता है। ठीक है, और ये लोग 20 जून 1789 ईस्वी को क्या मांगते हैं कि स्टेट जनरल अपने आप को घोषित करते हैं और ये कहते हैं नए संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माण की बात करते हैं। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल का दुर्ग गिरा जाता है, इसीलिए 14 जुलाई को जो है, 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, जैसे हम लोग 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद आगे का जो घटनाक्रम है, कोर्ट में जो सभा थी उसने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दी। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को जो है, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को राजा ने जो है नागरिकों के अधिकार व घोषणा पत्र, ठीक है, इसको राजा ने स्वीकार कर लिया। ठीक, राजा जो है वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को नागरिकों के अधिकार व घोषणा पत्र को राजा ने स्वीकार कर लिया। इसमें सबसे अच्छी भूमिका निभाई थी मिराबियो और ओसेनियो ने। ठीक है, मिराबियो क्या था, मिराबियो जो था वो सामंत था। ठीक, ये सामंत था। ठीक, और ये था क्या था, ये पादरी था। ठीक है, मिराबियो क्या था, सामंत था। ठीक, और ओसेनियो जो था पादरी था। इन लोगों ने जो टेनिस कोर्ट की सभा थी उसको इन्होंने ही मोटिवेट किया था। ठीक है, कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। फिर 27 अगस्त 1789 ईस्वी को नागरिकों के अधिकार और घोषणा पत्र को जो है राजा स्वीकार कर लेता है। इसमें सबसे अच्छी भूमिका किसकी रहती है, मिराबियो और ओसेनियो को। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, 1791 ईस्वी में जो है नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली, ठीक, इसका प्रारूप तैयार होता है। ठीक, प्रारूप तैयार होता है। ठीक, कि मतलब कैसे निर्वाचित होगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि 10 अगस्त 1792 ईस्वी को जो 21 वर्ष से अधिक होते हैं, ठीक, उनको अप्रत्यक्ष रूप से जो है, अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके जो नेशनल असेंबली चुनते हैं, नेशनल असेंबली चुनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कन्वेंशन नाम दिया जाता है, कन्वेंशन। ठीक, 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार किया जाता है। 10 अगस्त 1792 ईस्वी 21 वर्ष से जो अधिक के होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल असेंबली को चुनते हैं। इस नेशनल असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया जाता है। ठीक है, जो निर्वाचित नेशनल असेंबली होती है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नेशनल असेंबली होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, कन्वेंशन नाम दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद ये जो नवनिर्वाचित असेंबली होती है वो क्या होती है, 1792 ईस्वी में क्या होती है, ऑस्ट्रिया व प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है। ठीक,
नवनिर्वाचित असेंबली जो है ऑस्ट्रिया व प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा क्यों करती है? क्योंकि इसके जो राजा होते हैं, लुई 16वां जो होता है, उन लोगों से गुप्त संधि किया रहता है, ठीक? तो यहाँ भी राजा का राजतंत्रिक शासन था। इन लोगों को लगता था कि ऐसे ही धीरे-धीरे यूरोप से जो है राजतंत्रिक शासन समाप्त हो जाएगा। इसी से बचने के लिए इन लोगों ने एक गुप्त मीटिंग बनाई, ठीक? उसके तहत ये लोग क्या करने वाले थे? फ्रांस पे आक्रमण करने वाले थे। इसी के चलते जो कन्वेंशन होती है, नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन जो होती है, वो ऑस्ट्रिया व प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है, ठीक? और उसके बाद 21 जनवरी 1793 ईस्वी को क्या होता है? लुई 16वां को जो है वो फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक? फांसी की सजा, ठीक? 21 जनवरी 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होती है और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को जो है फांसी की सजा हो जाती है। किसी देशद्रोह के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में, ठीक है, ठीक? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को जो है वो लुई 16वां को जो है फांसी हो जाती है, ठीक? अब इसी में एक आता है, इसके बाद जो है सत्ता की बागडोर किसके हाथ में चली जाती है? रॉबस्पियर के हाथ में, रॉबस्पियर, ठीक? रॉबस्पियर, ठीक है? तो रॉबस्पियर जो है अक्टूबर 1793 ईस्वी में, अक्टूबर 1793 ईस्वी में रॉबस्पियर जो था वो एक वामपंथी विचारक था, वामपंथी, ठीक है? इसके हाथ में जब ये सत्ता जाती है तो ये वामपंथ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी हत्याएं करवाता है, ठीक है? रॉबस्पियर जो था एक वामपंथी विचारक था, वामपंथ को प्रमोट करने के लिए ये जो है 1793 ईस्वी में बहुत ज्यादा हत्याएं करवाता है, ठीक? अब इसके बाद क्या होता है? इसको 1794 ईस्वी में इसको फांसी दे दी जाती है, रॉबस्पियर को फांसी दे दी जाती है, ठीक है, ठीक? 1794 ईस्वी में रॉबस्पियर को फांसी दी जाती है, ठीक है? अब इसके बाद 1795 ईस्वी में फ्रांस में नया संविधान बनता है, ठीक? 1795 ईस्वी में फ्रांस में नया संविधान बनता है, ठीक है? लेकिन फिर क्या होता है? इस पे भी नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा कर लेता है। कब? 1804 ईस्वी में जो है वो नेपोलियन जो है, नेपोलियन इसको समाप्त कर देता है। फ्रांस का जो नया संविधान बना रहता है उसको समाप्त कर देता है, फिर यहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था ला देता है, ठीक? नेपोलियन बोनापार्ट जो है कब्जा कर लेता है किस पे? फिर राजा बन जाता है, ठीक? फ्रांस का फिर जो सम्राट बन जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट होता है, ठीक? अब इसके बाद इसका शासन चलते रहता है। उसके 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है, ठीक? 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है। उस युद्ध में जो है नेपोलियन की हार होती है, ठीक? ठीक? 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। उसके बाद से फिर जो क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति का जो ये अध्याय होता है वो यहीं पे लगभग समाप्त हो जाता है, ठीक? इसके आगे की हम लोग कक्षाएं जो है अगले दिन संचालित करेंगे।